अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश लाउंज यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे के इम्पॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम जानते हैं कि थीम्स वो बेसिक आइडियाज़ हैं कि जिनके गिर्द किसी भी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क का प्लॉट रिवॉल्व कर रहा होता है। हम ये भी जानते हैं कि जो चिनुआ अचेबे का इम्पॉर्टेंट नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये काउंटर नैरेटिव है जोसेफ कॉनरैड के नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस का। कि हार्ट ऑफ डार्कनेस ने जो डिस्कोर्सेस परपेचुएट करवाए थे, जो डीनिग्रेट किया था लोकल पॉपुलेशन को, उनके बारे में जो काउंटर नैरेटिव्स पेश किए थे वो पेश किए थे चिनुआ अचेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर। तो जो सबसे फोरमोस्ट थीम है हमारे पास वो कस्टम एंड ट्रेडिशन का थीम है। हम जानते हैं कि किसी भी नेशन के अंदर, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो एशियन नेशन हो, चाहे वो यूरोपियन नेशन हो, उनके पर्टिकुलर कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं जो कि सेंचुरीज से मुंतकिल होते रहते हैं थ्रू एंसेस्टर्स। लाइकवाइज जो यूमोफियन ट्राइब है उसका भी अपना लोकल कल्चर या ट्रेडिशन मौजूद है। नॉर्मली जो कॉलोनियल रूल होता है उसके अंदर जो कॉलोनियल पावर होती है वो ये चीज़ सपोज करती है और इसी चीज़ को परपेचुएट करवाती है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसके कोई पार्टिकुलर कस्टम्स या ट्रेडिशंस नहीं हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली चिनुआ अचेबे ने बताया अपने इस वर्क के थ्रू कि जो लोकल अफ्रीकन हैं, जो यूमोफियन पीपल हैं, उनका अपना पर्टिकुलर कल्चर भी है, उनके अपना पर्टिकुलर कस्टम्स भी हैं और ट्रेडिशंस भी हैं। बहुत सारे कस्टम्स और कल्चर्स का जिक्र किया गया है जिसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल कस्टम्स आते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन ग्रीटिंग्स में यूज़ होते हैं। देन हमारे पास सर्मोनियल कस्टम्स आते हैं जो सरमनीज तक महदूद रहते हैं। थर्ड नंबर पर जो कस्टम्स आते हैं वो ट्राइबल कस्टम्स हैं जो कि ट्राइब्स के आपस में ताल्लुकात में इस्तेमाल होते हैं और जो ट्राइब के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर बाइंड करते हैं। अगर आपने ट्राइब के अंदर रहना, लेट्स सपोज नॉवल के अंदर इबू ट्राइब का जिक्र हुआ है, अगर आपने इबू ट्राइब के अंदर एग्जिस्ट करना है और सर्वाइव करना है तो आपको ट्राइबल कस्टम्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल कस्टम्स की बात करते हैं। हमने इस चीज़ को स्टडी किया है और अंडरस्टैंड भी कर लिया है कि जो इंडिविजुअल कस्टम्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन ग्रीटिंग्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब इस नावल के अंदर एक जगह यूमोफिया का जिक्र किया गया है कि जिसके अंदर इबू ट्राइब एग्जिस्ट करता है। इबू ट्राइब के पर्सनल जो हैं कस्टम्स और ट्रेडिशंस मौजूद हैं। अब इसके अंदर जो सबसे फेमस ट्रेडिशन है कि जब मेहमान आते थे तो जो हाउस होल्ड का हेड था वो उन्हें एक ट्रेडिशनल कोला नट ड्रिंक पेश करता होता था और सबसे पहले वो जो कोला नट ड्रिंक थी वो मेहमान को पेश की जाती थी और उसके बाद जो दूसरे घर के लोग थे उसे वो ड्रिंक करते होते थे। हमारे पास जो पाम वाइन पिलाने का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये देखते थे कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता था हाउस होल्ड का हो या मेहमानों में से कोई आया हो उसे सबसे पहले पाम वाइन पेश की जाती थी, देन दूसरे लोग उसे ड्रिंक करते होते थे। देन हमारे पास सेरेमोनियल कस्टम्स की बात आती है। सेरेमोनियल कस्टम्स वो होते हैं कि जो किसी पार्टिकुलर सेरेमनी से मुताबिकत रखते हैं और इन कस्टम्स का इस्तेमाल या इन कस्टम्स का पोर्ट्रायल किसी पार्टिकुलर सेरेमनी में किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे नावल के अंदर इबू ट्राइब का जिक्र आया है और इबू ट्राइब का जो पेशा है, जो पैसे कमाने का ज़रिया है, जो ज़रिया माश है वो फार्मिंग है। हम जानते हैं कि जो ओकोंको है वो भी फार्मर था और वो यैम्स की फार्मिंग करता होता था। अब सर्मोनियल कस्टम्स के अंदर एक फीस्ट का जिक्र आता है। अब उस फीस्ट को यैम्स फीस्ट कहते हैं। अब इस फीस्ट का बुनियादी मकसद ये होता था कि जो गॉडेसेस थी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी की, जिसे एम कहा जाता था, उसकी सर्विसेज को याद करके उसे कमेमोरेट किया जाए। और अब ये जो फीस थी इसकी प्रिपरेशन जो थी ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। अब इस फीस की प्रिपरेशन में सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स होते थे वो थरोली अपने आप को क्लीन करते होते थे। सबसे पहले वो अपना हेड शेव करते होते थे। देन आफ्टरवर्ड्स इस फीस्ट में शामिल होने के लिए वो अपने घरों को क्लीन करते थे, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ करते होते थे। तो प्रॉपर एक SOP थी इस फीस्ट के अंदर शामिल होने की। आफ्टरवर्ड इस फीस्ट में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग आते थे जिसके अंदर रिलेटिव्स भी
भी थे, जिसके अंदर फ्रेंड्स भी थे, जिसके अंदर फैमिली फ्रेंड्स भी शामिल होते थे, और वहाँ पर वाइन की एक पार्टी होती थी जिसके अंदर सब लोग वाइन पीते थे। देन आफ्टरवर्ड्स एक रेसलिंग मैच अरेंज किया जाता था फॉर द सेक ऑफ इंजॉयमेंट। इस रेसलिंग मैच का वाहिद पर्पस ये होता था कि जो ऑन लुकर्स थे वो इकट्ठे हों, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। एक बड़े से ग्राउंड के अंदर बहुत सारी ऑडियंस को जमा किया जाता था, लोग डांस करते थे, सिंग करते थे, अनटिल के फाइनल राउंड जो होता था वो कंक्लूड हो जाता होता था और हमें पता लग जाता था कि कौन विनर है। देन हमारे पास ट्राइबल कस्टम्स की बात आती है। अब ट्राइबल कस्टम्स वो कस्टम्स होते हैं कि जो कि हर इंडिविजुअल जो किसी पर्टिकुलर ट्राइब के अंदर रहता है उसके ऊपर बाउंड होते थे, यानी उनको फॉलो करना, उनके पीछे चलना हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती थी। अब एक चीज़ जो होती थी वो लोकल कस्टम्स या ट्रेडिशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो इंसान है, जो स्पेसिफिकली मैन है, जो मर्द है, उसकी अहमियत दो चीज़ों से आती थी। नंबर वन कि उसकी क्या अचीवमेंट्स थी और उन अचीवमेंट्स की बुनियाद पर उसका जो क्लैन था, उसका जो लोकल ट्राइब था, उसने उसे क्या टाइटल दिया है और उसकी अपनी बीवियां कितनी हैं। अगर हम इसको देखें तो जो ओकोंको वो हमारा प्रोटैगनिस्ट था, उसकी मल्टीपल वाइफ्स थी, लेकिन उसके दिल के अंदर हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि वो अपने क्लैन से इतने टाइटल जीते कि उसका जो नाम है वो बड़े लॉफ्टी पेडिस्टल पर आए, और जो उसका वालिद एक नाकाम इंडिविजुअल की तरह ज़िंदगी गुजार के गया है वो एक कामयाब इंडिविजुअल्स की तरह उसके बरक्स ज़िंदगी गुजारे। तो हम कह सकते हैं कि जो लोकल अफ्रीकन पॉपुलेशन है, चिन्मय एचबी ने ये जाहिर किया कि उनके पर्टिकुलर कस्टम्स और ट्रेडिशंस मौजूद हैं कि जिनको वो फॉलो करते हुए अपनी इंडिविजुअल, सोशल और पर्सनल लाइफ को गुजारते हैं। देन हमारे पास सेकंड थीम आता है एलिनेशन और लॉनलीनेस का थीम है। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने आप को एलिनेटेड फील करता है तमाम सोसाइटी से। ऐसी जो सिचुएशन होती है उसके अंदर इंसान को कंटिन्यूस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और सपोर्ट हाउस की ज़रूरत होती है। अगर इंडिविजुअल्स को पर्टिकुलर सपोर्ट हाउस हासिल हो जाए तो वो ज़िंदगी के अंदर इस हर्डल को फुलफिल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसने भी ज़िंदगी के अंदर वर्स्ट किस्म की एलिनेशन को फेस किया। हम जानते हैं कि जब हम प्लॉट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक वाक़या है कि ओकोंको की गन से एक फ्यूनरल के दौरान एक लड़का मारा जाता है। अब कंपनसेशन के लिए उसे जिलावतन किया जाता है गाँव से 7 साल के लिए। अब इस जिलावतनी के दौरान वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है। एक, अपने इलाके को छोड़ने का डिप्रेशन। सेकंड, जो उसने अपने इलाके के अंदर अपनी इज़्ज़त बनाई थी, अपना कारोबार सेटअप किया था, उसके ख़त्म होने का उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। मीनवाइल इसी असना में उसका एक दोस्त आता है जिसे ओब्रिका कहते हैं, जो उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। अब कुछ अरसे के दौरान ओकोंको के पास खबर आती है कि जो उसका इलाका है, इबू ट्राइब है या यूमोफिया जो है, वहाँ पर वाइट मिशनरीज आ चुके हैं। अब इन वाइट मिशनरीज का वाहिद मकसद ये था कि जो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स थी उन्हें वो रीच करना शुरू हो पड़े थे, और उन्होंने इसी आसना में बहुत सारे जो लोकल्स से उन्हें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जो लोकल ट्रेडिशंस था, जो लोकल कल्चर था, उसे डीनिग्रेट करना शुरू कर दिया। इंस्टेड उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया और चर्च को बनाना शुरू कर दिया। अब ये सारी चीज़ें देखकर मज़ीद एलिनेट हो गया हमारा जो प्रोटैगनिस्ट ओकोंको वो था। जब ओकोंको वो 7 साल की जिलावतनी पूरी करने के बाद अपने गाँव वापस आता है तो उसे महसूस होता है कि गाँव जो पहले था वो उस किस्म का नहीं रहा। उसकी जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है वो कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसकी फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्यों ज़्यादा हो जाती है? नंबर 1 रीज़न ये है उसकी फीलिंग ऑफ एलिनेशन के बढ़ने का कि जो उसका अपना बेटा होता है नवोजे, वो कन्वर्ट हो जाता है और वो क्रिश्चियन बन जाता है और वो वाइट मिशनरीज के साथ मिल जाता है। दूसरा, उसे इस चीज़ का बहुत दुख और अफसोस होता है कि उसके जो अपने लोग हैं वही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो लोग वाइट मिशनरीज के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे। एक वाकया इसके अंदर के जिसे टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो जो लोकल मैसेंजर्स थे, जो कि जासूस थे वाइट्स एडमिनिस्ट्रेशन के, उनमें से किसी एक इंडिविजुअल का उनको वो कत्ल कर देता है, लेकिन उसके अपने लोग उसके इस एक्शन को सपोर्ट नहीं करते। तो अल्टीमेटली इसी दुख, परेशानी और डिप्रेशन में ओकोंको वो सुसाइड कमिट कर लेता है, और यही इसके अपने लोग हैं कि जो उसकी लाश को भी वसूल करके उसे बैरी नहीं करना चाहते। देन हमारे पास बिट्रेयल का थीम आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है ओकोन को वो उसका एक बेटा है नवोजिए। नवोजिए उसका बड़ा बेटा है कि जिसके अंदर उसे बाप के जरासीम नजर आते हैं। वो नवोजिए को हमेशा क्रिटिसाइज करता है क्योंकि उसे लगता है कि जो नवोजिए है वो एक निकम्मा निखटू इंसान है जिसके अंदर नाकामी के मुकम्मल बीज मौजूद हैं और वो उसके ही वालिद यानी अपने दादा के नक्शे कदम पर चल के नाकाम इंडिविजुअल ही उभरेगा। अब ओकोन को वो इसी दुख और गम में होता है तो उसे पता लगता है कि जो उसका बेटा नवोजिए है वो वाइट मिशनरीज के साथ मिल गया है और उसने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया है। ओकोन को वो अपने पर्सनल गॉड के साथ गिला करता है कि ऐसा क्यों है कि मुझे गॉड ने ऐसे बच्चे से नवाजा है कि जो मेरा सहारा बनने से पहले, मेरा कंधा बनने से पहले वाइट मिशनरीज के साथ जाकर मिल गया है और वो हमेशा हर वॉक ऑफ लाइफ में मुझे डिसअपॉइंट करता है। देन वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा दुखी है। उसे इस चीज़ का भी दुख है कि जो उसका अपना क्लैन है, जो उसके अपना कबीला है, उसने भी उसे बिट्रे किया है। उसने उसे बिट्रे किस तरीके से किया है कि वो चाहता है कि उसका कबीला वाइट मिशनरीज के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन जो उसका कबीला है वो वाइट मिशनरीज के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। इवन जो एक्शंस थे, जो कत्ल किया था मैसेंजर का ओकोन कोवो ने, उसे भी उसके अपने पर्टिकुलर क्लैन ने क्रिटिसाइज किया था। देन हमारे पास थीम आता है कल्चरल क्लैश का। अब कल्चर क्या चीज़ है? कल्चर हम जानते हैं कि सोसाइटी या माहौल का वो हिस्सा होता है कि जो एक इंसान तरतीब देते हैं, यानी ये मैन मेड फिनोमेना है। यानी कल्चर जो होता है वो इंडिविजुअल बनाता है, इंसान बनाता है, इसके अंदर कोई हेवनली इंटरफेरेंस नहीं होती। हालांकि ये जो मज़हब है उसके इन्फ्लुएंस में ज़रूर होता है। अब जो वाइट मिशनरीज थे जब वो आए अफ्रीका के अंदर तो उन्होंने जो लोकल कल्चर और ट्रेडिशन था उसे रिस्पेक्ट देने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से जो कल्चरल क्लैश पैदा हुआ। कल्चरल क्लैश इस तरीके से पैदा हुआ, जो लोकल इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी उसका अपना सोशल सेटअप था, उसका अपना रिलीजन था, उसकी अपनी ज़ुबान थी, उसका अपना कल्चर था। लेकिन जो वाइट मिशनरीज आए उनका भी अपना पर्टिकुलर सोशल सेटअप था, उनकी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज थी। तो उन्होंने जो अपना स्पेसिफिक कल्चर है, जो अपनी ज़ुबान है, अपना रिलीजन है, अपनी हर एक चीज़ लोकल पॉपुलेशन के ऊपर थोपने की कोशिश की। अब जब लोकल पॉपुलेशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें यूज़अप करने की कोशिश की गई तो एक कल्चरल क्लैश ने जन्म लिया। उस कल्चरल क्लैश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब उस कल्चरल क्लैश से क्या हुआ कि जब यूरोपियंस जो थे, जो वाइट मिशनरीज थे, उन्होंने जब अपना कल्चरल बाउंड किया तो जो उनके कल्चर के इवल्स और इल्स थे वो लोकल ट्रेडिशंस के अंदर आना शुरू हो गए। नंबर वन, जो फैमिली स्ट्रक्चर थे वो टूटना शुरू हो गए, यानी बाप बेटे का दुश्मन हो गया, बेटा बाप का दुश्मन हो गया और भाई भाई का दुश्मन हो गया। तो ये जो कल्चरल क्लैश पैदा हुआ इसने जो बेसिक फाइबर था, जो सोशल सेटअप के अंदर मौजूद था अफ्रीका के, उसे बड़ा डिस्टर्ब किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम वीडियो को करते हैं एंड होपफुली आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थिंग्स फॉल अपार्ट एक ऐसा नावल है कि जिसके और बहुत सारे थीम्स निकल सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे चंद एक ऐसे थीम्स बताएंगे कि जिनको क्रिटिकली आप बड़े अच्छे तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।